नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। हम यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज देख रहे हैं, जिसमें अभी तक हम 5 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 चल रहा है, जिसका ये थर्ड पार्ट है। इसके बाद प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का एक पार्ट और आएगा और उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, शैशवावस्था का सबसे महत्वपूर्ण समायोजन है तापमान परिवर्तन, श्वास लेना, चूसना व निगलना या उपरोक्त सभी। तो इसमें से कौन सा है शैशवावस्था का सबसे महत्वपूर्ण जो समायोजन है? तो वो है, देखिए, जब शैशवावस्था होती है तो आपका तापमान परिवर्तन, श्वास लेना और चूसना व निगलना, ये सभी क्या है उसके महत्वपूर्ण समायोजन हैं। देखिए, नवजात अवस्था जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक की मानी गई है। इस अवस्था को समायोजन की अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इस समय शिशु गर्भाशय के आंतरिक वातावरण से निकलकर बाह्य वातावरण से समायोजन स्थापित करने की कोशिश करता है। तो इसमें क्या होंगे? ये तीनों ही ऑप्शन होंगे। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, मानव विकास होता है क्रमिक, निरंतर, वैयक्तिक या उपरोक्त सभी। तो मानव विकास कैसा होता है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए, जो मानव विकास है ये क्रमिक, निरंतर और वैयक्तिक तीनों ही प्रकार का हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। देखिए, मानव के जो विकास की प्रक्रिया है जन्म से लेकर जब तक वह माता के गर्भ में आता है तभी से प्रारंभ हो जाती है, मतलब जन्म से पूर्व से ही प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, जो मानव के विकास की प्रक्रिया जब से वो अपनी माता के गर्भ में आता है तभी से प्रारंभ हो जाती है और जन्म के बाद शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था तक क्रमशः चलती रहती है। इस प्रकार ये जो विकास की विभिन्न अवस्थाएं हैं जो मानव है वो उनसे होकर गुजरता है। देखिए, और इस विकास की अवस्था में उसका शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक विकास होता रहता है। और देखिए, ये विकास क्या है? विकास एक बहुमुखी प्रक्रिया है जिसमें क्रमिक विकास, निरंतर विकास एवं वैयक्तिक विकास सभी शामिल हैं। आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट देखिए, परिपक्वता के दौरान फाइलोजेनेटिक फंक्शन का उदाहरण हो सकता है। ठीक है, आपसे पूछा है जो फाइलोजेनेटिक फंक्शन या फाइलोजेनेटिक कार्य है ये किसका उदाहरण हो सकता है? बैठना या चलना। ठीक है, आपका ऑप्शन है बैठना और चलना, तैरना और गेंद फेंकना, साइकिल चलाना या लिखना। तो ये किसका क्या इसका उदाहरण हो सकता है? इसका उदाहरण हो सकता है ऑप्शन नंबर ए, बैठना और चलना। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किसमें कोलेस्ट्रॉल है? हरी पत्तेदार सब्जियों में, चावल में, अंडे में या मूंगफली में। तो किसमें सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है? सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, अंडे में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता क्या है? कोलेस्ट्रॉल लीवर से उत्पन्न होने वाला एक मोम जैसा पदार्थ होता है और स्वस्थ शरीर को एक निश्चित मात्रा में कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है, लेकिन इसकी मतलब ज़रूरत से ज़्यादा जो मात्रा है फिर उससे अनेक तरह की बीमारियां भी पैदा होने लगती हैं, जिसमें हृदय संबंधी बीमारियां प्रमुख हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लाइसिन पाया जाता है दूध में, दाल में, दलिया में या चावल में। तो लाइसिन आपका किस में पाया जाता है? लाइसिन आपका पाया जाता है दाल में। ठीक है, देखिए लाइसिन क्या है? लाइसिन एक प्रकार का अमीनो एसिड है, यह दाल में पाया जाता है। ये प्रोटीन के जैव संश्लेषण में आवश्यक होता है। देखिए, ये जो लाइसिन है ये हमारे शरीर में संश्लेषित नहीं होता है, अतः हमें लाइसिन युक्त पोषक पदार्थ बाहर से लेने पड़ते हैं। और इसके प्रमुख स्रोत क्या हैं? जैसे आपका अंकुरित अनाज हो गया, दालें हो गई, पनीर हो गया, और जो नॉनवेज है इन सब में ये प्रचुर मात्रा में होता है। क्या? लाइसिन। देखिए, सिर्फ देखिए नहीं, इसके शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए या तो फिर वीडियो को 2 से 3 बार रिवीजन में देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, टमाटर की सांस में प्रयुक्त किया जाने वाला परिरक्षित पदार्थ है एसिटिक अम्ल, सोडियम बेंजोएट, सोडियम क्लोराइड या चीनी। कौन सा है? ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंगूर, संतरा, अनानास आदि से बनाए गए स्क्वैश में यह डालकर परिरक्षित किया जाता है। इन चारों में से क्या डालकर? पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल, सिरका या सोडियम क्लोराइड।
तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अच्छा, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड को क्या मतलब इसका जो अन्य नाम है, इसको पोटेशियम पायरोसल्फाइड के रूप में भी जाना जाता है। ये याद रखिएगा, आपको यहाँ पर पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड की जगह पोटेशियम पायरोसल्फाइड भी दिया जा सकता है। ठीक है, देखिए ये एक तीखी गंध वाला सफ़ेद क्रिस्टलीय पाउडर होता है और ये मुख्य रूप से एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा और कहीं पर इसके शॉर्ट नोट्स बनाते जाइएगा। नेक्स्ट देखिए, वृद्धावस्था में होने वाली सामान्य परेशानी जो आंत से संबंधित है कौन सी है? कब्ज, पोलियो, स्प्रू या कर्क रोग? कर्क रोग यानी कि कैंसर। तो कौन सी है सामान्य जो आपकी परेशानी हो जाती है वृद्धावस्था में आंत से संबंधित? वो है आपकी ऑप्शन नंबर ए, कब्ज। देखिए जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है किसी व्यक्ति की, वैसे वैसे जो उसके ऑर्गन्स हैं एक 30 या 35 साल के बाद धीरे धीरे उनमें क्या होने लगता है, उनमें परिवर्तन होने लगता है। और 50 तक की एज के आने के बाद जो हमारे शरीर के जो ऑर्गन्स हैं वो अपना काम उतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हैं जितनी वो हमारी किशोरावस्था या जो हमारी टीन एज थी या जो हमारी यंग एज थी उस पर करते थे। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होती है, जब आते या और जो आपके अंदर के ऑर्गन्स हैं वो पूरी अच्छी तरह से काम नहीं कर पाते, हमारी बॉडी में नया खून नहीं जब बनने लगता है, जब नया खून नहीं बनता है तो क्या होता है, जो फंक्शन है आपके वो धीमे अपने आप क्या होने लगते हैं, धीमे 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 स्लो होने लगते हैं, और जिससे शरीर में अपने आप तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं, जिनमें से कब्ज क्या है, सबसे सामान्य बीमारी है जो आपकी वृद्धावस्था में होने लगती है। कई जगह आपने पढ़ा होगा कि जो बुढ़ापा है वो अपने आप में ही एक बीमारी है। वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस जो जब आदमी बूढ़ा हो जाता है, जब वो 60 के आसपास का होने लगता है या उससे ज़्यादा का होने लगता है, तो उसके शरीर में ना नया खून बनता है और ना ही उसके जो ऑर्गन्स है, जो उसके शरीर के अंग हैं, वो उतनी अच्छी तरह से काम कर पाते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 से 3 वर्ष तथा 4 से 6 वर्ष के बच्चे के बालक के लिए ICMR द्वारा कितनी कैलोरी ऊर्जा दैनिक निर्धारित की गई है? तो आपसे क्या पूछा है, आपको 4 ऑप्शन दिए, क्रमशः 1200 तथा 1500 कैलोरी, क्रमशः 200 तथा 500 कैलोरी, क्रमशः 2000 तथा 2200 कैलोरी, क्रमशः 3000 तथा 3200 कैलोरी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, क्रमशः 1200 तथा 1500 कैलोरी। देखिए 1 से 3 वर्ष तथा 4 से 6 वर्ष के बालक के लिए ICMR द्वारा 1200 तथा 1500 कैलोरी ऊर्जा दैनिक निर्धारित की गई है। यानी कि जो 1 से 3 वर्ष के बच्चे हैं उनको जो डेली कैलोरी की आवश्यकता होती है वो होती है 1200। ठीक है, और जो 4 से 6 वर्ष के बच्चे होते हैं उनको ज़रूरत होती है 1500 कैलोरी की। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं है? ज्ञान, बोध, अभिवृत्ति या मूल्यांकन? तो कौन सा ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं है? देखिए यहाँ पर फिर से आपसे नहीं पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते टाइम, उसको सॉल्व करते टाइम एक बार अच्छे से देख लिया करिए कि आपसे क्या पूछ रहा है। कभी कभी हाँ और नहीं के चक्कर में आप बहुत सारे क्वेश्चन आते हुए गलत कर जाते हैं, और यही गलत क्वेश्चन जो आपको आते हैं फिर भी आपसे गलत हो जाते हैं, यही आपको किसी भी एग्जाम में पीछे कर देते हैं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए अभिवृत्ति इसमें शामिल नहीं है, जबकि ज्ञान, बोध और मूल्यांकन ज्ञानात्मक पक्ष में शामिल होंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट देखिए, बुद्धि की क्रिस्टलाइज्ड बनाम फ्लूइड सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? गिलफोर्ड बी थर्स्टन, सी रेमंड बी कैटल या डी स्पीयरमैन? तो ये किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है आपका ऑप्शन नंबर सी, रेमंड बी कैटल के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाने के साथ आपको पूरा ये क्वेश्चन नहीं लिखना है, आपको बस क्या लिखना है, क्रिस्टलाइज्ड बनाम फ्लूइड सिद्धांत, और उसके आगे छोटा सा डैश बनाकर रेमंड बी कैटल लिख लेना है। बहुत छोटे छोटे नोट्स बनाइए कि आपके एक प्रैक्टिस सेट के नोट्स आपके एक पन्ने से ज़्यादा के ना हो,
ताकि जब आपके एग्जाम के हफ्ते भर या 3-4 दिन बचे तब आप उन नोट्स को 3 से 4 बार अच्छे से रिवीजन कर पाएँ। इससे आपका कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं और आपको ये जो फैक्ट्स हैं जब अब आप बार बार देखेंगे तो ये आपके दिमाग में बैठ जाएंगे और आप एग्जाम देते टाइम इनमें से कंफ्यूज नहीं होंगे और आप सही आंसर को ही टिक करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा के अध्ययन में सतह या सरफेस, संरचना या स्ट्रक्चर तथा गहरी संरचना, स्ट्रक्चर शब्दों को किसके साथ संबंधित किया जा सकता है? अल्बर्ट बंडूरा, नॉम चोम्स्की, जेन इलियट या B.F. स्किनर, किसके द्वारा किसके साथ इनको संबंधित किया जा सकता है? यानी कि ये जो शब्द हैं भाषा के अध्ययन में आपके सतह, संरचना और गहरी संरचना, ये किसने प्रयोग किए हैं? ये आपके प्रयोग किए हैं ऑप्शन नंबर बी, नॉम चोम्स्की ने। ठीक है, देखिए नॉम चोम्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे में भाषा को सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। सतह संरचना भाषा का वह रूप है जो गहरी संरचना पर आधारित है और गहरी संरचना वाक्य के अर्थ का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, शिशु विकास यह अध्ययन का वह क्षेत्र है जो मानव वर्धन और विकास के सभी पहलुओं को समझने में समर्पित किया गया है। यह परिभाषा किसने दी है? हरलॉक ने, पेपिवा और ओल्डस ने, हैरीज ने या बर्क ने? आपसे पूछा ये परिभाषा किसने दी है, तो ये परिभाषा दी है आपकी ऑप्शन नंबर ए, हरलॉक में। देखिए इसमें समझाने वाला कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ एक परिभाषा दी है और आपसे पूछा है ये किसने दी। तो आपको इस आपके मुख्य सेविका के एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन ऐसे दिख सकते हैं कि आपको परिभाषाएं या स्टेटमेंट या कथन दे दिए जाएंगे और आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये किसका है, तो आपको ये याद करने पड़ेंगे। तो आपको इसके नोट्स कैसे बनाने हैं, ये कथन लिखिए और इसी के आगे इस कथन को जिसने दिया है उसका डैश करके नाम लिख लीजिए। ठीक है, तो ये जो आपका कथन है ये आपका दिया है हरलॉक ने। नेक्स्ट देखिए, बाल मृत्यु का कारण है अधिक संतानें, पोषण में कमी, गर्भावस्था में असावधानी या उपर्युक्त में से सभी। आपसे पूछा कौन सा कारण है बाल मृत्यु दर का, तो देखिए इनमें से ये तीनों ही क्या है बाल मृत्यु दर के कारण हैं। चाहे अधिक संतानें उत्पन्न करना हो, देखिए अधिक संतानों से क्या होता है कि आपकी जो उससे भाई अगर आपकी एक ही संतान होगी तो आपका जो पूरा ध्यान होगा या जो माँ की जो शरीर की क्षमता होगी वो भी क्या होगी, अधिक होगी। लेकिन जैसे जैसे एक महिला अधिक से अधिक बच्चों को जन्म देती जाती है वैसे वैसे उसका शरीर कमज़ोर होता जाता है और एक कमज़ोर शरीर की वजह से ही उस बच्चे पर भी उसका असर पड़ता है और वो भी कमज़ोर होता है। ठीक है, और दूसरा कारण ये है कि जब एक निर्धन परिवार में वो अधिक बच्चे जन्म लेते हैं तो उनका अच्छे से भरण पोषण या उनकी देखभाल नहीं हो पाती है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका पोषण में कमी, भाई ये तो जाहिर सी बात है कि अगर बच्चे को जितना उसको पोषण चाहिए वो ज़रूरत से बहुत कम मिलेगा तो भी क्या है ये बाल मृत्यु दर का कारण है। और गर्भावस्था के दौरान असावधानी ये भी एक बड़ा नेचुरल कारण है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, PEM बच्चों के बीच कुपोषण का सबसे व्यापक रूप से प्रचलित रूप है। PEM का अर्थ है, आपका पूछ रहा है जो PEM है इसका फुल फॉर्म क्या है? प्रोटीन एनर्जी मॉल न्यूट्रिशन, फिजिकल एनर्जी मॉल न्यूट्रिशन, प्रोलैक्टिन एनर्जी माल न्यूट्रिशन या पुअर एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो क्या है इसका, देखिए इसका जो फुल फॉर्म होता है ये होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो आप इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है कि बच्चों के बीच जो कुपोषण का सबसे व्यापक रूप से प्रचलित है वो PEM है और इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है प्रोटीन एनर्जी और माल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट देखिए, घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने की उपयुक्त विधि है उबालना, आशवन, अवक्षेपण या क्लोरीनीकरण। तो क्या है, घर पर, देखिए आपसे ये पूछ रहा है कि घर पर जल को शुद्ध करने की सबसे उपयुक्त विधि क्या है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, उबालना। देखिए अगर जब कभी आपके पेट में दिक्कत हो जाती है या कोई भी पेट में समस्या हो जाती है या आपकी तबीयत बहुत अधिक खराब हो तो जब आप डॉक्टर को दिखाने जाते हैं डॉक्टर आपसे कहता है कि घर में उबाल के छान कर पानी पीना। तो वैसा क्यों कहता है, क्योंकि वो कह रहा है आपसे
इनडायरेक्ट वे में वो आपसे ये कह रहा है कि आपको बिल्कुल शुद्ध पानी पीना है, जिसको आप घर में अच्छे से प्योरीफाई कर पा रहे हो। ठीक है, देखिए सबके घरों में, हर घर में, ग्रामीण क्षेत्रों में या जो वैसे थोड़े निचले इलाके उनमें हर घर में आरओ और वो चीज़ें लग पाना संभव नहीं होता है। तो जो डॉक्टर आपका एक कॉमन सजेशन देता है वो क्या देता है कि घर में उबाल कर उसको छान कर वही पानी पिए। नेक्स्ट देखिए, और आरओ का पानी होने के बाद भी वो पानी भी क्या होता है, उसमें कई ऐसी जो मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक और मैग्नेटिक वो तरह की जो कुछ लक्षण है वो आ जाते हैं, तो वो पानी भी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। लेकिन जो जल हम उबाल कर और उसको छान कर पीते हैं वो पूरी तरह से शुद्ध होता है और वही जल सबसे हमारी सेहत के लिए सबसे अच्छा होता है। नेक्स्ट देखिए, एक गर्भवती माता के लिए कितने लौह की आवश्यकता होती है? कितने लौह का मतलब है कि जो बॉडी में हमारी आयरन होता है वो पूछ रहा है। ठीक है, आपसे 30 मिलीग्राम, 32 मिलीग्राम, 38 मिलीग्राम या 36 मिलीग्राम। तो कितने की आवश्यकता होती है? यहाँ होती है ऑप्शन नंबर सी 38 मिलीग्राम की। ये याद रखिएगा, ठीक है, कि कितने लौह की आवश्यकता होती है, यानी कितने आयरन की जरूरत होती है 38 मिलीग्राम की। किसको? एक गर्भवती माता को। देखिए, गर्भस्थ शिशु के लिए शरीर में रक्त एवं हीमोग्लोबिन निर्माण के लिए लोहा क्या होता है? आवश्यक होता है। और गर्भस्थ शिशु जो आयरन है वो माँ के शरीर से ही अवशोषित करता है। ठीक है, और यदि माता के आहार में पर्याप्त मात्रा में आयरन तत्व उपस्थित नहीं होगा तो माता शिशु माता के रक्त से वो चीज़ें अवशोषित करने लगेगा, जिससे क्या हो जाएगा, माता में हीमोग्लोबिन की कमी होने लगेगी और वो कमज़ोर हो जाएगी और वो एनीमिया या मतलब जिसको खून की कमी कहते हैं उस तरह के रोग का शिकार हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका पॉलीसेकेराइड्स से निम्न शर्करा प्राप्त होती है। आपसे पूछा पॉलीसेकेराइड से कौन सी शर्करा प्राप्त होती है? स्टार्च, पैक्टीन, ग्लाइकोजन या उपरोक्त सभी। तो कौन सी होती है? देखिए, पॉलीसेकेराइड से आपकी स्टार्च, पैक्टीन और ग्लाइकोजन तीनों ही प्रकार की शर्करा प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका प्रोटीन मुख्यतः इनमें से किस रूप में अवशोषित किए जाते हैं? डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, एमिनो एसिड या पॉलीपेप्टाइड्स। तो किसके रूप में अवशोषित किए जाते हैं? तो जो आपके प्रोटीन है ये मुख्यतः एमिनो एसिड्स के रूप में अवशोषित किए जाते हैं। ठीक है, देखिए प्रोटीन जल अपघटन के बाद वह अपनी सबसे सरलतम इकाई अमीनो एसिड्स में टूट जाते हैं। ठीक है, देखिए जब प्रोटीन का जल अपघटन होता है तो ये किस में टूट जाते हैं? अमीनो एसिड्स में टूट जाते हैं और उसी रूप में फिर ये अवशोषित किए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारतीय सार्वभौम प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अनुसार एक नवजात शिशु को दिया जाने वाला पहला टीका इसमें से किससे सुरक्षा के लिए है? बीसीजी से, डीटीपी से, पोलियो से या खसरे से। आपसे पूछ रहा है जो भारतीय सार्वभौम प्रतिरक्षण कार्यक्रम था इसके अनुसार जो नवजात शिशु को सबसे पहला टीका दिया जाता है वो किससे सुरक्षा के लिए दिया जाता है? ठीक है, तो ये दिया जाता है आपका बीसीजी से सुरक्षा के लिए। ये शायद आप पहले प्रैक्टिस सेट में किसी एक प्रैक्टिस सेट पे देख चुके हैं, ये शायद आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए बीसीजी का टीका जो है ये दिया जाता है वर्तमान समय में शिशु को जो प्रथम रोग निवारक टीका लगता है वो बीसीजी का ही होता है। यह जन्म के 24 घंटे के बाद लगता है और यह टीका बाईं बाह के ऊपरी हिस्से में लगाया जाता है। देखिए क्योंकि ये आपके टॉपिक्स इस आपके मुख्य सेविका के सिलेबस में मेंशन है तो इन चीज़ों को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा और इनके नोट्स बनाते जाइएगा। ठीक है, पहली बात तो ये याद रखिएगा कि ये टीका बच्चे को कब लगाया जाता है? आंसर है आपका जन्म के 24 घंटे के बाद। और कहाँ लगाया जाता है? तो बाईं बाह के यानी कि बाएं हाथ के ऊपरी हिस्से में। नेक्स्ट देखिए, बच्चे के व्यवहार के अध्ययन की कौन सी विधि श्रेष्ठ है? अवलोकन, प्रयोगात्मक, मनोविश्लेषणात्मक या साक्षात्कार। इसमें से कौन सी विधि सबसे अच्छी है? तो ये है अवलोकन। ठीक है, देखिए जो बच्चे हैं वो मतलब उनका जो अध्ययन किया सके सबसे अच्छा वो होता है कि उनको ऑब्जर्व किया जाए, उनकी एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व किया जाए। ठीक है,
क्योंकि प्रयोगात्मक तौर पे हम किसी बड़े के व्यवहार से वो मतलब निष्कर्ष निकाल सकते हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं उसमें उनमें संवेग इतना अधिक होता है कि उनकी एक्टिविटीज़ कोई फिक्स नहीं होती कि वो यही करेंगे, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये प्रयोगात्मक विधि भी नहीं होती। और मनोविश्लेषणात्मक विधि इसलिए नहीं होती क्योंकि भाई जो बच्चा है वो बच्चा अपने बाल्यावस्था के दौरान सीखने की अवस्था में होता है, ठीक है। तो उसको बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें पता ही नहीं होती हैं जिससे उसका मतलब जो साइकोलॉजिकल तरह की चीज़ें हैं उस तरह से उसका परीक्षण किया जा सके। और छोटे बच्चे का आप इंटरव्यू लेके कोई भी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते क्योंकि वो बच्चा है और आप किसी भी सवाल पे वो कोई भी जवाब दे सकता है। शायद वो जवाब आपकी कल्पना से भी परे हो, या आप उसके एक सवाल पे आपके वो एक सवाल पे वो आपसे 4 सवाल और पूछ सकता है। तो क्या है, जो बच्चे के व्यवहार की सबसे अच्छी विधि होती है वो अवलोकन ही मानी जाती है कि आप उसके व्यवहार को ऑब्जर्व करें, आप उसके व्यवहार का अवलोकन करें। नेक्स्ट देखिए, वॉटसन के अनुसार शिशुओं में प्रमुख रूप से पाए जाने वाले संवेग हैं क्रोध, भय, प्रेम या उपरोक्त सभी। तो कौन से हैं? देखिए ये भी कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। आप सब में से आप सभी ने किसी ना किसी बच्चे को अपने सामने बड़ा होता जरूर देखा होगा। तो देखिए क्रोध, प्रेम और भय ये तीनों ही क्या हैं, ये शिशुओं के प्रमुख उसके रूप में पाए जाते हैं, प्रमुख संवेगों में से पाए जाते हैं। अच्छा बस ये याद रखिएगा किसके अनुसार है ये, वॉटसन के अनुसार, ठीक है। वॉटसन के अनुसार शिशुओं में प्रमुख रूप से पाए जाने वाले संवेग कौन कौन से हैं, तो ये है क्रोध, प्रेम और भय। इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, वृहद स्तर पर प्रयुक्त जीवांत जीवाणु टीका है कौन सा, ओपीवी, पीपीवी, एचआईवी या बीसीजी। तो कौन सा है ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, बीसीजी, ठीक है। अभी आपने ऊपर बीसीजी का टीका दिखा था ना, तो यही है वो, ठीक है। जो वृहद स्तर पर प्रयुक्त जीवांत यानी कि जो इसके जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या है, वो सक्रिय अवस्था में होते हैं। देखिए बीसीजी वृहद स्तर पर प्रयुक्त जीवांत जीवाणु टीका है। यह टीका तपेदिक या क्षय रोग से रक्षा के लिए लगाया जाता है। क्षय रोग यानी कि टीबी, आपका ट्यूबरक्लोसिस से रक्षा के लिए लगाया जाता है। और जो आपको ऊपर भी बताया जा चुका है कि जो बीसीजी का टीका है ये जन्म के 24 घंटे के बाद यानी कि 1 दिन के बाद लगाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, वीनिंग शुरू होनी चाहिए 0 से 4 सप्ताह पर, 4 से 6 सप्ताह 4 से सॉरी माह है, 0 से 4 माह पर, 4 से 6 माह पर, 6 से 8 माह पर या 8 से 10 माह पर। तो वीनिंग कब शुरू होनी चाहिए, वीनिंग आपकी शुरू होनी चाहिए ऑप्शन नंबर बी, 4 से 6 माह पर। अच्छा शुरू तो होनी चाहिए लेकिन वीनिंग होती क्या है, तो वीनिंग का मतलब होता है शिशु को माँ के दूध के साथ अन्य आहार देना, ठीक है। देखिए 6 माह तक तो क्या होता है, 6 माह तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध ही देना चाहिए। तो और जो वीनिंग का मतलब है कि मतलब उसको उसके साथ कुछ अन्य तरल पदार्थ जैसे दाल का पानी हो गया और केले को एकदम सॉफ्ट करके उसको एकदम कुचल कर उस बच्चे को खिलाना, एकदम स्पूंदी टाइप का बनाकर उसकी। तो ये सब कब से स्टार्ट होता है, ये 4 से 6 माह पर स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आपका वीनिंग का मतलब क्या होता है, शिशु को माँ के दूध के साथ अन्य आहार देना। यह प्रक्रिया सामान्यतः 4 से 6 माह बीतने के बाद शुरू की जाती है। नेक्स्ट देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है, स्तनपान संक्रमण रोगों की घटनाएं और समूह कम कर देता है जिससे शिशु का विचलन और मृत्यु दोनों में कमी आती है। ये क्या है, ये कथन आपका सत्य है, असत्य है, असंबंधित है या असंगत है। तो ये क्या है, ये तथ्य आपका सत्य है, ठीक है। देखिए स्तनपान जो संक्रमण रोगों की घटनाएं और समूह कम कर देता है जिससे शिशु का विचलन और मृत्यु दोनों में कमी आती है। ये कथन क्या है, ये कथन सत्य है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को कंप्लीट 1 से 2 बार ज़रूर देखिएगा और रिवीजन के लिए अपने शॉर्ट नोट्स बनाते जाइएगा। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए एक चीज़ और कि मार्केट में बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं, आप यूट्यूब आप सभी देखते होंगे, तो अलग अलग चैनल आपको अलग अलग तरह से बता रहे हैं कि आप ये करिए वो करिए, इतने घंटे पढ़िए। देखिए इसका जो सिलेबस है ना, आपने आज तक जितने एग्जाम दिए होंगे मुख्य के सेविका का सिलेबस उसमें से सबसे आसान है। सिर्फ 20 पॉइंट का आपका सिलेबस है,
है ना। जो आप अन्य एग्ज़ाम देते हैं उसमें जीएस, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, इतनी चीज़ें आती हैं। आपके सिर्फ जीएस में 7 से 8 सब्जेक्ट हैं और उस हर एक सब्जेक्ट में कितने पॉइंट्स हैं आप गिनती नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इन तमाम अफवाहों से दूर रहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या मटेरियल यूज़ करिए। देखिए, जो आपका ये एग्ज़ाम है इसका एक बड़ा पोर्शन आपका समाजशास्त्र या सोशियोलॉजी से ओवरलैप करता है। तो आप अपनी जो मतलब बेसिक समझ है उसको बनाने के लिए एनसीईआरटीज़ पढ़ लीजिए। समाजशास्त्र या सोशियोलॉजी की क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी, 2 एनसीईआरटी क्लास 11th की हैं जो बहुत ही छोटी छोटी हैं। आप उनको अगर 4 घंटे भी मतलब पढ़ने बैठ जाएंगे तो आप उनको 4 घंटे में ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। और जो क्लास 12th की 2 एनसीईआरटी हैं उनको आपको पढ़ने में 2-2 दिन का समय लग सकता है। तो अपनी बेसिक समझ बनाने के लिए वो 4 एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, 2 क्लास 11th की, 2 क्लास 12th की, सोशियोलॉजी की, समाजशास्त्र की। उसके बाद आपके जो प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं आप इनको देख लीजिए। और कुछ जब आपका एग्ज़ाम एकदम पास आ जाएगा, जब आपके एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी, तो जो आपके करंट से संबंधित टॉपिक हैं जिनमें आपके करंट अफेयर ऐड करने की ज़रूरत है वो भी आपके इसी चैनल पर करवा दिए जाएंगे। तो बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को पढ़ने से भटकने से दूर रहिए और एक चीज़ को फोकस होकर पढ़िए, वही आपका एग्ज़ाम क्लियर कराएगी। मुख्य सेविका का सिलेबस आपका इतना बड़ा नहीं है कि आपको 10-10, 15-15 घंटे की मैराथन देखनी पड़े, ठीक है। अपने कॉमन सेंस का यूज़ करिए और सिलेबस को देखिए। सिलेबस में आपके आधे से ज़्यादा पॉइंट ऐसे हैं जो आपने कहीं ना कहीं से अब तक ज़रूर पढ़े होंगे, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।